आप कैसे हैं? ऑडियो वीडियो बताइए, क्लियर है मेरी? अभी ठीक है? आने लगा? हाँ, वो वाईफाई कनेक्ट नहीं था। अभी आ गई मैं, ठीक है अब। वाईफाई कनेक्ट नहीं था, फोन वाला इंटरनेट चल रहा था, तो वो स्लो चल रहा था। अभी ठीक है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शुभ संध्या। चलिए जी, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग, हैप्पी हैप्पी, वेरी गुड। अच्छा है। आज पहली बार 19 स्टूडेंट्स, कहाँ पर? कहाँ 19 शो हो रहे हैं आपको? 20 मीन्स? तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, ऐसे ही है। आज हॉस्पिटल गई थी तो चेकअप करवाया है यहाँ। तो बीपी लो बताया है डॉक्टर ने। और बाकी अभी सैंपल गए हैं टेस्ट होने के लिए, ब्लड सैंपल। तो कल तक रिपोर्ट्स आएंगी। फिर देखते हैं क्या आता है उसमें। आलमंड से? अच्छा। मैं तो खा ही नहीं रही थी, डर से कि कुछ हो ना जाए उससे मुझे। चले अब स्टार्ट करते हैं हम। अ, हमने आज 4th यूनिट पढ़नी है, उससे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं मैं। आपका भी लो रहता था, डॉक्टर ने ही बताया था आलमंड खाने के लिए। ओके, तो फिर तो मैं खा लूंगी। मैं तो इसीलिए नहीं खाती कि कोई दिक्कत ना हो जाए ज्यादा खाने से। चले, तो नवरात्रि का ऑफर चल रहा है और 50% का डिस्काउंट है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, 50% तक का। तो अगर आपका कोर्स खत्म होने वाला है तो आप अभी इसको ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग। और आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी बच्चा है जिसने नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कोर्सेज के बारे में। और डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए रिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है, मॉक टेस्ट अलग से लेना है, तो वो भी मिल जाएगा। नोट्स प्लस एमसीक्यूज भी आपको अलग से मिल जाएंगे। और 12 अप्रैल तक ये ऑफर जो है वो अवेलेबल रहेगा। और कोड आपको यूज करना है 50 नव, NAV नव। ठीक है, यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। 12 तारीख तक ये ऑफर उपलब्ध है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4।
और जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि यानी कि हिंदी नवजागरण। तो नवजागरण से तात्पर्य एक नए विचार से या नई विचारधारा, आप इसको लिख सकते हैं, नई विचारधारा से है, जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। किसी देश या समाज की वैचारिक सुसुप्ति यानी कि सोने की अवस्था अ, का अंत जागरण का नवीनतम रूप ही नव जागरण है। तो मतलब बता रहे हैं कोई भी देश, कोई भी समाज, अगर वो वैचारिक रूप से सोया हुआ है, सोने की अवस्था में है, सुसुप्ति में है, तो उसका अंत कर देना यानी कि उनके विचारों को, देश या समाज के लोगों के विचारों को नया कर देना क्या है? नव जागरण। उसको नवीनतम रूप देना क्या है? नव जागरण है। ठीक है। नव जागरण के लिए प्रायः कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नव जागृति आदि। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक होने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने नव जागरण की भूमिका निभाई। हिंदी में पहली बार 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन को इतिहासकारों ने रेनेसां नाम दिया है। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण। रेनेसां अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी रेनेसां के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नव जागरण शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान देंगे, रेनेसां का मतलब होता क्या है? पुनर्जागरण, लेकिन रामविलास शर्मा ने क्या नाम दिया इसको? नव जागरण का नाम दिया। ठीक है। गुड इवनिंग। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव मिलता है। तो पुनर्जागरण, पुनर मतलब इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, पुनः जागरण यानी कि दोबारा जागृत होना, दोबारा जागना, है ना। तो पुनः जागृति का भाव इसमें दिखाई देता है, दोबारा जागृति का भाव। फिर है नव जागरण, इसमें नई जागृति का भाव है, नए तरीके से। भारतीय नव जागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी। कहां से हुई थी भारतीय नव जागरण की शुरुआत? बंगाल। ध्यान देंगे, बंगाल के जमींदार परिवार में जन्मे राजा राममोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? नव जागरण के। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। कौन सी? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। नमस्ते। तो ध्यान देंगे इसको। आगे है, महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? गोविंद रानाडे। आपको ये मिलान करने के लिए आ सकता है, क्योंकि काफी बार ये मिलान करने के लिए पूछा गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, एक तरफ आपको अलग अलग समाज करके दे दिए जाएंगे और एक साइड आपको नाम दे दिए जाएंगे कि उनके संस्थापकों के साथ उनका मिलान करना है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। कब की है? 1875 में। कई बार समय के साथ आपको मिलान करना पड़ता है, 1828, 1875, तो आपको सही मिलान करना है। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध केवल लोगों को जागरूक ही नहीं बनाया, बल्कि कानून द्वारा प्रतिबंध के लिए प्रयास किए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। किस पर प्रतिबंध लगवाया? सती प्रथा पर। तो पहले क्या था कि औरत को सती होना अनिवार्य था। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना? नेट का फॉर्म आ गया? अभी नहीं आया। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली और बाल विवाह पर रोक लगाई गई। और विवाह की उम्र भी तय कर दी गई। नवजागरण के आंदोलन ने अनमेल विवाह को कुछ हद तक रोकने में सफलता पाई। और पहले क्या होता था? अनमेल विवाह ज्यादा होते थे ना, मीन्स छोटी सी लड़की का विवाह बहुत बड़ी उम्र के आदमी के साथ हो जाता था।
जाति प्रथा का विरोध भी एक मुख्य मुद्दा उपस्थित हुआ। समाज के एक वर्ग को दलित समझकर उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर उन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया गया। आगे है मेघा है, क्या हुआ? इस सोच का प्रभाव स्वयं दलित जाति के लोगों पर भी दिखाई पड़ने लगा। इसमें महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जन जागरण का काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम केरल के नारायण गुरु का है, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। तमिलनाडु की द्रविड़ आंदोलन ने भी विभिन्न जातियों के उत्थान के लिए जन जागृति का कार्य किया। नव जागरण के अग्रदूतों ने दूसरा महत्वपूर्ण काम शिक्षा का प्रचार किया। इसके लिए नए तरह के संस्थान स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इस क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुले ने सत्य शोधक मंडल नामक सामाजिक संस्था की स्थापना की। ठीक है, तो पूछा जाता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने, है ना, इधर ज्योतिबा फुले। कितनी स्लाइड्स हो गई? बहुत ज्यादा नहीं हुई है अभी। ये है पहली स्लाइड 4 लाइनों की, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है। नव जागरण के दौरान कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। नव जागरण ने मानव जीवन को केंद्र से हटाकर मानव और उसके लौकिक हितों को केंद्र में रखा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था। मेरी आवाज बहुत धीरे तो नहीं आ रही ना? नव जागरण आंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागृत हो रही थी, उसने साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस दौर के लेखकों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में नव जागरण के दौर के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया। ठीक आ रही है? एक्चुअली ज्यादा जोर से नहीं बोला जा रहा है ना। पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आने से प्रेस की स्थापना ने साहित्य में गद्य की नई विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में रचना करने की प्रेरणा दी। नाटक की पुरानी विधा जो मध्य युग में शिथिल पड़ गई थी, उसका पुनरुद्धार हुआ। तबीयत तो ठीक ठीक है। मीन्स आज गई थी मैं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने, तो अभी तो बीपी लो बताया है, बाकी सैंपल गया, ब्लड सैंपल गया है अभी टेस्ट होने के लिए, कल रिपोर्ट आएगी। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा, उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, तो कुछ पुनरुत्थान, कुछ अन्य इसे नवजागरण भी कहते हैं। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। यहां देखते हैं नव जागरण का अर्थ। नव जागरण का अर्थ क्या है? नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे, मगर अब जागने का दृष्टिकोण जो है वो बदलना होगा। जागने का दृष्टिकोण बदलना होगा। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानते और ना ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। क्या कहते हैं कि जागे हुए तो हम पहले भी थे, लेकिन नए तरीके से जागना या फिर जागने का दृष्टिकोण बदल देना, जागने के दृष्टिकोण को चेंज कर देना, नव जागरण है। नव जागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकरा कर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। तो हमारे देश के पास भी गौरवमय अतीत था, इसीलिए कहते हैं तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी भारत भारती। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है।
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार नवजागरण दो संस्कृतियों या दो जातीय, एक जातीय शब्द यहाँ पर बीच में जुड़ेगा, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय इतिहास में इस तरह के दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला जागरण है मध्यकाल में हुआ था। जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तब इस्लामी संस्कृति समता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय और सामाजिक संस्कृति उत्पन्न हुई। संस्कृतियां पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। तो क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों संस्कृतियों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय और सामाजिक संस्कृति उत्पन्न हुई। संस्कृतियां क्या होती हैं, पहले एक दूसरे के साथ टकराती हैं, संस्कृतियां अलग अलग संस्कृतियां, फिर तटस्थ होती है मतलब अलग हो जाती है, फिर अंत में धीरे धीरे जब वो एक दूसरे के साथ उनका परिचय हो जाता है तो फिर वो घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यह स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देती है। अब आता है दूसरा जागरण। यह 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहां पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांव की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई। तो क्या हो गया, जो ये बच्चन वाली बुक में भी आपको मिलेगा अगर आप उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अंग्रेजों की नीतियों और ईसाई धर्म प्रचारकों और प्राच्य मतलब प्राचीन जो संस्कृति है उसको हेय समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को क्या किया, आघात पहुंचाया। और अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांव की जड़ता जो थी वो टूट गई। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। तो यूरोप का जैसा भी ज्ञान विज्ञान था वो हमें जानने को मिला। क्यों, कैसे जानने को मिला? अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। और प्रगति का नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों में वृद्धि हुई। अब यातायात के नए साधनों में वृद्धि किसने की? अंग्रेजों ने की, है ना। रेलवे लाइन को किसने बिछाया? अंग्रेजों ने बिछाया, क्योंकि इंडियंस ने तो खुद से ये नहीं किया है, तो अंग्रेजों ने किया। साधनों मतलब यातायात के नए साधनों में वृद्धि हुई, जिससे हमारे आवागमन की गति में तेजी आ गई। मीन्स हमारा आना जाना जो है वो ऐसा हो गया कि हम जल्दी से आ सकते हैं, जल्दी से कहीं जा सकते हैं। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। जब प्रेस आया, विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ, मतलब स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को कोई भी छाप सकता है। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। तो मतलब नए नए तरीके से लोग जाग गए और भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर कर दिया। आगे है, निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति जागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। यहाँ पे माध्यम होगा।
नव जागरण सबसे पहले कहां पर? बंगाल में। कहां से हुई थी शुरुआत? बंगाल में। हमने पीछे भी देखा था इसको। प्लासी का युद्ध के बाद 1757 में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला। तो मतलब क्या था? कोलकाता में आए थे मिशनरीज सबसे पहले, और उन्होंने ही क्या क्या किया, मीन्स अब वहां पर रहने लगे वो जब, तो वहां से ही जो है शुरुआत हुई फिर धीरे धीरे नव जागरण की। आगे है धार्मिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क, विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। मीन्स तर्क और बुद्धि पर केंद्रित थे ये आंदोलन। ऐसे नहीं था कि मीन्स हवा में चल रहे हैं और या किसी की आस्था है, कोई लगाव है उसके प्रति, कोई भक्ति है उसके प्रति, इसलिए चल रहे हैं। कोरापन उसमें कुछ नहीं था। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों को की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। मीन्स अगर नारी के प्रति जो इन्होंने जो नया दृष्टिकोण था, नारी को जिस रूप में देखा गया है ना, पहले तो क्या होता था, सती हो जाती थी नारी, और नारी को ज्यादा अधिकार नहीं थे, और जो है अनमेल विवाह हो जाते थे, बहुत सारी रूढ़ियां समाज में प्रचलित थी। तो बता रहे हैं कि इन्होंने जमकर के इन सारी प्रथाओं का विरोध किया। जहां सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों की छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी प्रचलन था उस समय। समाज में व्याप्त सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था। तो अगर भारतीय संरचना में परिवर्तन लाना है तो पहले धार्मिक परिवर्तन लाने होंगे। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। अच्छा, मेघा का तबीयत ठीक नहीं है, क्लास सिर्फ सुन रही हैं। ओके, कोई बात नहीं मेघा, टेक केयर। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, ध्यान देंगे। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई, और दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्म कांडों का जमकर विरोध किया। वे वेद के इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज करते गए, या फिर उन्होंने क्या किया? वेद के इतर मतलब वेद से अलग हिंदू धार्मिक पुस्तकों को क्या किया? इन्होंने खारिज किया, जिससे इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा और पुरानी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने धार्मिक पुस्तकों का सहारा नहीं लिया, इन्होंने भी धार्मिक पुस्तकों का सहारा लिया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया, विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का सहारा लिया, तिलक और गांधी ने गीता का सहारा लिया। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। नवजागरण का प्रभाव देखते हैं कहां कहां पर पड़ा।
नवजागरण की आधुनिक भाव बोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़कर अंग्रेजी नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। तो मतलब लोगों के विचारों को किस में डाला गया? पत्र पत्रिकाओं में अंकित किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव जो है वो फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। उसके बाद है लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी खुद पढ़ लेना। आगे देखते हैं इसको। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 3 चरण? 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, भारतेंदु युग, और तीसरा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। मतलब क्या बता रहे हैं? नवजागरण के 3 चरण हैं। एक तो पहला कौन सा है? जो 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति कहते हैं ना उसको। यहाँ पे लिखा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, क्योंकि इन्होंने भी देशभक्ति से रिलेटेड, और भारतेंदु मंडल के लेखकों ने भी क्या किया? देशभक्ति से रिलेटेड कविताएं, कहानियां, नाटक इत्यादि लिखे। क्या हुआ था? समझ नहीं आया मुझे। सिपाही सिपाही बिड़ रहा, मैं समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा है आपने। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से भी क्या हुआ? नया जागरण आया, है ना। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में भी जो है बहुत सारी चीजें छपने लगी। अलग अलग कवियों ने लिखना शुरू किया और अलग अलग विषयों पे लिखा गया, और एक नया मोड़ जो है वो हिंदी साहित्य में भी आया और हमारे देश में भी आया। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति आपने पढ़ी है ना, हिस्ट्री में पढ़ी होगी। वही जब विद्रोह लिखा हुआ था। विद्रोह वी से लिखा जाता भाई, बी से नहीं। हिंदी नवजागरण पर बंगाल और महाराष्ट्र की नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। ध्यान देंगे। आगे है हिंदी जाति की अवधारणा। मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकार्ट आदि की चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति भी है, एक जाति हिंदी भी है। इसके बावजूद कहा था, इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय
राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि मीर मतलब ये राइटर का नाम है। हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं शताब्दी में सदी में खुसरो की खालिक बारी खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू होता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए। एक को इन्होंने लोक जागरण और दूसरे को नव जागरण कहा। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? रामविलास शर्मा के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला चरण जो है वो जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। भक्ति आंदोलन का काव्य कैसा है? लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास शर्मा का ये कथन है। रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम रामविलास शर्मा ने कौन सा लेख लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इंपॉर्टेंट है ये। में इसमें सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? नवजागरण शब्द का प्रयोग किया इन्होंने सबसे पहले इसमें। तथा 1857 की जो क्रांति थी इसमें नवजागरण की शुरुआत मानी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इससे इन्होंने नवजागरण की शुरुआत मानी। किसके बारे में हम देख रहे हैं? रामविलास शर्मा के बारे में। हिंदी नवजागरण की समस्याएं देखते हैं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। तो मतलब हिंदी उर्दू का जो विवाद था वो काफी लंबा चल पड़ा था और बता रहे हैं कि भाषा में सिर्फ खाइयां पैदा नहीं हुई है बल्कि क्या हो गया? सांप्रदायिकता की समस्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कहा जाने लगा कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुस्लिमों की भाषा है, जबकि भाषा जो है वो क्या है? अभिव्यक्ति का एक साधन है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं भाषा के माध्यम से। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन भाषा को जो है अभिव्यक्ति का साधन ना मान करके क्या बना दिया गया? भाषा को संप्रदायों से जोड़ दिया गया, धर्मों से जोड़ दिया गया। आगे है बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव पड़ा। जैसे बहुभाषी देश है ना? तो राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी कि कौन सी राष्ट्रभाषा बनाई जाए, इस देश की कौन सी राष्ट्रभाषा हो, तो राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं थी, है ना? अभी भी ठीक से कोई भाषा है नहीं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है। इसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। तो टकराहट का क्या बता रहे हैं कि इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने क्या किया? आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीख ली। कहां से? यूरोपीय संस्कृति से। और पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई, इंडिया के। अब आते हैं साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार है, आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्य रूप से पनपती है, क्योंकि अपनी
कमियों को पहचान कर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा के लिए या प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में व्यक्त होता है, प्रयुक्त होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नव जागरण में काफी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक और इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहां जहां साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के रूप में देखे जाते हैं। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित 2 पुस्तकें हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो हमने पीछे भी देखा था अभी। और दूसरी पुस्तक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नवजागरण की समस्याएं। अब आते हैं भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। हमने 3 चीजें देखी हैं। एक स्वतंत्रता जो संग्राम था 1857 की क्रांति, उसमें नवजागरण आया। दूसरा आया भारतेंदु के समय में, और तीसरा किस समय में आया था, ये बताओ जरा, देखते हैं कितना एक्टिव है क्लास में आप। 3 पॉइंट पीछे भी देखे थे मैंने, मतलब दिखाए थे आपको। बताओ तीसरा कौन सा था। आगे आगे कहां से आ गए भाई, अभी मैंने आगे का नाम तो लिया ही नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं लिया। बताओ बताओ जल्दी। 3 पॉइंट मैंने बताए थे आपको अभी। रामविलास शर्मा, फट। मैंने बताया नव जागरण के 3 जो मतलब 3 पड़ाव जो थे, कौन कौन से थे। एक तो भारतेंदु के समय में नव जागरण आया था। दूसरा 1857 की क्रांति में आया था। पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरा भारतेंदु था, अभी बताया था पीछे। पहला था 1857 की क्रांति। तीसरा बताना है भाई, पहला नहीं। हाँ, दोनों ही हो गए। भारतेंदु भी हो गया, 1857 की क्रांति भी हो गई। तीसरा क्या है? अंशु शर्मा, वेरी गुड। आज आप न्यू स्टूडेंट है। वेरी गुड वेरी गुड। आप न्यू स्टूडेंट है अंशु। आज आपको फर्स्ट टाइम मैंने क्लास में देखा है। तीसरा आपको बताया था सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑफलाइन क्लास देखते हो, वेरी गुड। आपका बिल्कुल सही जवाब था सरस्वती पत्रिका। किसने निकाली थी सरस्वती पत्रिका, किस किस संपादन में निकलती थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ना। कहाँ रहता ध्यान आप लोगों का। नव जागरण का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। नए रूप से जागना। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही नव जागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि
उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध में से भी समृद्ध किया। तो 1857 की क्रांति हमने देखी, जब ये क्रांति हुई तो इसमें अलग अलग जो समाज सुधारक थे उन्होंने भाग लिया, और जितनी भी रूढ़ियां थी समाज में प्रचलित थी, जितनी प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा है, और विधवा का विवाह जो उस समय में नहीं होता था, है ना, मतलब अनुमति नहीं थी विधवा को विवाह करने की। तो बहुत सारी रूढ़ियां जो समाज में प्रचलित थी उनको खत्म किया गया धीरे धीरे, है ना। बाल विवाह को खत्म किया गया और अनमेल विवाह को खत्म किया गया, सती प्रथा को खत्म किया गया। उसके बाद आता है भारतेंदु युग जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भी जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो वो सारे चेंजेस हम देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर है भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण 1857 के आंदोलन का स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें एक ओर अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था, तो दूसरी ओर पूंजीपति एवं सामंतवाद की टकराहट। इन दोनों के संघर्षपूर्ण द्वंद्व से टकराहट से ही हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युगीन साहित्य दोनों का विकास हुआ। भारतेंदु युग मुख्यतः दो संस्कृतियों की टकराहट का काल है। क्या है? भारतेंदु युग मुख्यतः दो संस्कृतियों की टकराहट का काल, जिसमें एक और मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति है, तो दूसरी ओर कौन सी है? आम जनता में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण भी तैयार करना था। साहित्य में देश के बढ़ते हुए असंतोष को सिर्फ पैदा करना भर नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही सामंती विचारों से भी मोर्चा लेना था। भारतेंदु के समय में भी दो संस्कृतियां टकरा गई आपस में, है ना। एक मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति, मतलब कि भक्ति काल भक्ति काल और आधुनिक काल दोनों मिल गए आपस में, है ना। भक्ति काल का एंड, आधुनिक काल की शुरुआत, है ना। तो जैसा जो पीछे वाला चला आ रहा है भक्तिकालीन मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति, और यहाँ से आधुनिक काल का ये वाला पॉइंट जो है, दोनों आपस में ये मिल गए यहाँ पर, तो इधर टकराहट हो गई, है ना, विस्फोट हो गया। आगे है भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर खबर लेते रहे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परख कर उनकी दुर्दशा के विषय में लिखा। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, भारत भाई हो गए, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो भारत की दुर्दशा कैसी थी? दुर्दशा कैसी थी? हाँ, रीतिकाल ही बोलना था, सॉरी मैंने आधुनिक बोल दिया। रीतिकाल। हम्म। रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ, भारत दुर्दशा ना देखी जाए। मीन्स भारत दुर्दशा की पंक्तियां हैं ये। तो भारत की दुर्दशा जो थी कैसी थी, अंग्रेजों के समय में कैसी हो चुकी थी, है ना। तो यहाँ पे बताने की, मीन्स आप भारत दुर्दशा नाटक आपने पढ़ा ही है, तो ये उस बारे में किस बारे में बात की आपको पता है। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, कि भारतेंदु की पंक्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं, तो बता रहे हैं कि भारतेंदु केवल दुर्दशा को देखकर चिंतित नहीं थे, उन्हें कारणों की भी समझ थी। मीन्स कारण भी पता थे उनको कि किस कारण से जो दुर्दशा है हमारे भारत की हुई है ना। क्यों हुई है कि अच्छा भाई, मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। हम्म। अब चलते हैं इधर। इसी कारण से वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हैं। मीन्स कारणों की समझ थी उन्हें। क्या क्या कारणों की समझ थी कि एक तो अंग्रेजी जो शासन है वो है, और दूसरा जो भारतीय लोग हैं वो आलसी हैं, है ना। गुरुजी दूसरों की मिस्टेक नहीं होने देते, अपनी तो करते रहते हैं ना। अंग्रेज राज सुख साज सब भारी पैदन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। मतलब कि अंग्रेजों के राज में क्या हो रहा है, जो विदेश में, मतलब जो इंडिया का जो धन है ना, क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो अंग्रेज ही सोने की चिड़िया कहते थे। और जो भारत में जो धन था वो कहाँ चला
कहाँ चला गया? विदेश में। कैसे चला गया विदेश में? क्योंकि अंग्रेज जो है वो यहां से लेकर के जा रहे हैं धन, वो अपने देश लेकर के जा रहे हैं, इंग्लैंड, है ना? इसीलिए तो उन्होंने रेलवे लाइंस बिछाई थी कि यहाँ से ले जाने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, है ना? तो भारतेंदु राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना की। यह राष्ट्रवाद नवजागरण की ही उपज थी। भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर नहीं डालते हैं, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते हैं। मीन्स वो ये नहीं बोलते कि अंग्रेजों की ही गलती है, वो क्या कहते हैं कि इंडियंस की भी गलती है, वो भी कैसे हैं, आलसी हैं। जब हम उसमें देखते हैं निबंधों में, है ना, उनके उन्होंने एक निबंध का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो निबंध में वो बताते हैं ना कि भारतीय कैसे आलस में पड़े रहते हैं, है ना? जितने में जो मान लो कोई ड्राइवर है और उसका मालिक कहीं 2 मिनट के लिए बाहर गया है, तो ड्राइवर क्या करता है? फटाफट से अखबार निकालता है, अखबार पढ़ना शुरू कर देता है, नॉलेज गेन कर रहा है वो। लेकिन इंडियंस कैसे होते हैं? वो चुपचाप सो जाते हैं, चलो मालिक गया बाहर, कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं, है ना? तो मतलब जो विदेशी लोग हैं वो एक भी मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करते, और इंडियंस जो है वो आलस में, सुस्ती में पड़े ही रहते हैं। तो निबंध में हम जब निबंध पढ़ेंगे तब देखेंगे इस चीज को। 1884 ईस्वी में उन्होंने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो बलिया, ये वही है जो बलिया में इन्होंने दिया था, उसी निबंध की मैं बात कर रही हूँ। बलिया व्याख्यान में, बलिया व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों, कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। 1870 में अपने युवावस्था में ही उन्होंने लेवी प्राण लेवी लेख में अंग्रेजों के विरुद्ध बात कही। एक युवा का ऐसा साहस देख सभी के भीतर देश प्रेम की भावना उमड़ उठी। नवजागरण की इस भावना से प्रेरित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का ये इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। ददरी मेला, अरे निबंध का नाम याद करवाओ ना, वो ये तो। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते रहे, चाहे अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का, लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति। तो नवजागरण की पृष्ठभूमि में किन दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट है? एक भारतीय संस्कृति की, एक यूरोपीय संस्कृति की टकराहट है। इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीय को असभ्य बताया। भारतेंदु ने अपने समय को समझा तथा भारतीयों को हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी इसी की देन है। जेनो ने ही अपनी भाषा का प्रेम का भाव जगाया लोगों के अंदर। साथ ही गद्य की प्रधानता व उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनके द्वारा संपादित विभिन्न पत्रिकाओं का हिंदी नवजागरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके द्वारा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अब याद आया मुझे। उनके द्वारा संपादित कविवचन सुधा, 3 पत्रिका इन्होंने निकाली थी, ध्यान देंगे। कविवचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में, बाला बोधिनी, ये स्पेशल स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने लिखी थी 1874 में। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों पत्रिकाएं में देश की उन्नति और देश के विकास को रोकने वाली कुप्रथाओं की विवेचना की गई है। बाला बोधिनी पत्रिका तो मूल रूप से स्त्रियों के लिए निकाली थी, मैंने आपको बता दिया। बाला बोधिनी पत्रिका जो है वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए निकाली गई थी। हाँ, यही बोल रही थी। समसामयिक समस्याओं पर नाटक निबंध आदि लिखे। मीन्स उस समय की जो समस्याएं थी, नाटक निबंध इन्होंने लिखे हैं। यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पुट है। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति, देशभक्ति आदि। 1884 में भारतेंदु जब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची कालचक्र नाम से निर्मित कर रहे थे। कालचक्र निबंध का नाम है, ठीक है।
उसी वक्त उन्होंने हिंदी नई चाल में ढली 1873 का भी उल्लेख किया है। तो कालचक्र निबंध है इनका, इसी में इन्होंने क्या कहा, हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली। इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पर भारतेंदु ने ये कहा है ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली पहले किसका कथन है, भारतेंदु का, ऐसा भी पूछ सकते हैं। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु ने कहां पर कहा है, तो कालचक्र नामक निबंध में कहा है। हिंदी नई चाल में ढली कब, तो 1873 में, ठीक है। इस तरह से किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न यह है कि दुनिया की प्रसिद्ध घटनाओं में हिंदी का नई चाल में ढलना भी क्या प्रसिद्ध घटना है, अगर है तो 1873 ईस्वी को इसकी घटित होने का समय क्यों चुना गया। इसका उत्तर आचार्य शुक्ल ने दिया। सन 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। तो जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी इनकी, उसका नाम बाद में इन्होंने क्या रख दिया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका। कितने अंकों के बाद, 8 अंकों के बाद, ध्यान देंगे 8 अंकों के बाद इन्होंने इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया था। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ था। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप, ध्यान मतलब ध्यान से ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी से माना है, किससे, हरिश्चंद्र चंद्रिका से। नई सुधरी हुई हिंदी, परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब ही सुधरी हुई हिंदी, ठीक है। इन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में लिखा हिंदी नई चाल में ढली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, तो इसको देख लेना। आगे, भारतेंदु लोक भाषा के समर्थक थे, वे टकसाली भाषा के विरुद्ध थे। टकसाली अर्थात गढ़ी हुई भाषा। भारतेंदु भाषा का सहज सरल प्रवाह में और विनोदपूर्ण रूप स्वीकार करते थे। भारतेंदु कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि इन्होंने क्या किया, जो अपनी भाषा के प्रति इन्होंने क्या जगाया, लोगों के अंदर प्रेम को जगाया, है ना। तो ये कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुसूल। ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि जो निज भाषा है, निज भाषा की उन्नति मतलब जो अपनी अपनी भाषा, अपने देश की भाषा है, उसकी उन्नति जो है वो सारी उन्नति का मूल है, सारी उन्नतियों की जड़ है। बिन निज भाषा ज्ञान के, कि अगर आपको निज भाषा का ज्ञान नहीं है, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आपके हृदय का दर्द जो है वो दूर नहीं हो सकता है ना। तो निज भाषा यानी कि जो आपकी देश में जो भाषा बोली जाती है, यानी कि हिंदी को इन्होंने प्रेफरेंस दी है। तो निज भाषा उन्नति के पक्षधर थे ये, और ये कथन कहते हैं। आगे चलते हैं हम, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये सरस्वती पत्रिका। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती का संपादन किया। तो ध्यान देंगे, सरस्वती का संपादन इनसे पहले भी 2 लोग कर चुके थे, ठीक है। 1900 से ये चली आ रही है पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। पहले जो इसके संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। पहले संपादक कौन थे सरस्वती के, चिंतामणि घोष, ध्यान देंगे। और दूसरे संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। तीसरे संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और तीसरे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने कार्यभार कब संभाला, 1903 में, ठीक है। पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का कार्यभार कब संभाला, तो 1903 में। 1903 से 1920 तक इन्होंने लगातार सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। सरस्वती हिंदी नवजागरण की एक सशक्त पत्रिका के रूप में स्थापित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का अथक प्रयास किया। अनेक कवियों, लेखकों, साहित्यकारों को देश प्रेम पर कविताएं, लेख, आलेख आदि लिखने के लिए आमंत्रित किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने कवियों, लेखकों में राजनीतिक चेतना की अलग जगाई, जिसने समस्त जनमानस में क्रांति का परिवेश तैयार किया। वे पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। इसका प्रमाण उनकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र। इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों की अर्थनीति के पीछे उनके झूठ को उजागर किया है। यह सितंबर 1917 के सरस्वती में भारतवर्ष का कर्ज लेख में उन्होंने लिखा है। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण की भाषिक पक्ष को निखारा। सरस्वती पत्रिका में उन्होंने अपनी कविता हे कविते में
खड़ी बोली का तत्सम रूप पाठकों के समक्ष रखा। सुरभ्य रूप रसराशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। अलौकिक अलौकिकानंद विधायिनी कहाँ, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, शुक्ल जी ने लिखा है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। द्विवेदी राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में भी सुधार लाने का प्रयास किया था। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने और आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों जैसे भारतेंदु, तुलसी बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों को श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध इसका प्रमाण है। ये मैंने आपको कल बताया था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के बारे में, इन्होंने ही वो लिखा था। द्विवेदी जी ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक और नए ज्ञान अनुशासकों की हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो संपत्ति शास्त्र भी इनकी ही रचना है। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में प्रकाशित की। तो ये हीरा डोम की कविता है अछूत की शिकायत, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अब पूछी भी जाती है आपसे ये। ठीक है, हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत शायद दलित साहित्य की ये पहली कविता है शायद। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों को समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझा तथा नव जागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई। द्विवेदी जी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद ने कहा, द्विवेदी जी के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद जी ने कहा, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ना होते तो अभी बेचारी हिंदी कोसों पीछे होती। कौन कह रहे हैं? प्रेमचंद। ध्यान देंगे, समुन्नति की इस सीमा तक उसे आने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। मीन्स उन्होंने एक तो रास्ता बनाया और पथ प्रदर्शक का काम किया, मतलब कि इन्होंने जितने भी उस समय में कवि थे और जो रचनाएं लिखते थे, जो इनके पास देते थे सरस्वती में छापने के लिए, तो उनको ये बताते भी थे कि यहाँ पे आपकी भाषा की गड़बड़ी है, यहाँ मात्रा की गड़बड़ी है, और कोई लाइन ठीक करनी है तो उसको ऐसे ठीक करो। तो ये उनको सिखाते भी थे। तो कुछ लोग होते थे जो सीख लेते थे बहुत अच्छे से, और जो सीख लेते थे वो उनका बेनिफिट भी हुआ। जो नहीं सीखते थे वो यही समझते थे कि अपने आप को क्या समझता है ना। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। हमारे ऊपर उनका भारी ऋण है। उनके चरणों पर झुककर ही हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। हिंदी नवजागरण में उन्होंने जो योगदान दिया, हिंदी की सेवा की है, इतना किसी ने नहीं किया है। अब आता है खड़ी बोली आंदोलन, इसको हम कल देखेंगे और अभी काफी है आगे, है ना। क्या हुआ है? हाँ, कल क्लास हुई थी, थोड़ा सा लेट हुई थी। कल लाइट नहीं थी ना, थोड़ा लेट स्टार्ट की थी क्लास। देख लेना कल की क्लास रिकॉर्डेड। कल मिलेंगे अब हम। नोट्स डाल दिए हैं, कल तक के सारे नोट्स डाल दिए, आज के ही डालने को बाकी हैं बस। कल तक के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, सिर्फ आज वाले डालने हैं, वो मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, मोस्ट वेलकम, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।